अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीएसएस क्रिमिनोलॉजी के टॉपिक्स में से एक नया टॉपिक क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हम लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ा कि स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, और हमने पढ़ा कि प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या था। तो थोड़ा सा उस स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का हम अगर थोड़ा सा रिव्यू करें तो हमें ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। दरअसल जो पहला मतलब स्कूल ऑफ थॉट है क्रिमिनोलॉजी का एनलाइटमेंट के दौर से, उसका नाम है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके जो फादर हैं या फाउंडर हैं वो हैं सीज़र बकेरिया। तो इससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल ऑफ थॉट होता है वो क्या करता है, वो आपको कॉज ऑफ क्राइम इन द सोसाइटी बताता है कि क्राइम के कॉजेज़ क्या हैं, और वो बताता है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्या है, इसको ट्रीट किस तरीके से करना है, क्रिमिनल्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, क्राइम को किस तरीके से डेटर करना है। ये सब स्कूल ऑफ थॉट की अपनी थीरीज़ होती हैं, और इसके ऊपर बेस करके किसी भी सोसाइटी का जस्टिस सिस्टम बनता होता है। ठीक है, तो जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसके अंदर जो उनका मानना क्या था कॉज ऑफ क्राइम को लेके, वो ये था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का कि इंसान बहुत मासूम है और वो कोई गलत काम नहीं करता है। अगर वो कोई गलत काम करता है या कोई ऑफेंस करता है या कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, तो इसकी रीज़न ये है कि वो कंट्रोल होता है स्पिरिचुअल पावर्स से, लाइक जिन्नात से, लाइक डेमन्स से, डेवल्स से। तो क्योंकि डोमिनेंस की वजह से उसके एक्शंस कंट्रोल होते हैं उनसे, और फिर वो जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो उस इंसान से क्राइम करवाते हैं। तो ये उनका मानना था कॉज ऑफ क्राइम को लेके। लेकिन जब उनसे प्रिवेंशन की बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कि इसकी प्रिवेंशन ये है कि आप क्रिमिनल को टॉर्चर करें ताकि उसके अंदर से वो जो बदरू है, वो जिन है, वो स्पिरिचुअल पावर है, वो निकल जाए। और अगर किसी ने क्राइम नहीं किया है, लेट अस सपोज ट्रायल में आ गया है शख्स, और वो ये कहता है कि मैंने क्राइम नहीं किया, तो फिर ऐसे करते थे कि उसे कहते थे कि ठीक है, इसकी गर्दन में कोई रस्सा बांध के और कोई वज़न बांध के इसको समुंदर में फेंक दो, दरिया में फेंक दो। अगर इसने क्राइम नहीं किया होगा तो ये वापस जिंदा सलामत वापस आ जाएगा, या इसको उठा के खोलते हुए तेल के अंदर फेंक दो, या फिर इसको लाइक इससे ज़्यादा ताकतवर शख्स के साथ इसकी लड़ाई करवा दो, या फिर इसको आग के अंदर फेंक दो। अगर ये ज़िंदा बच गया तो इसका मतलब है इसने क्राइम नहीं किया है। और इसके अलावा भी एक तरीका ये था कि ओथ ले लिया जाता था, हलफ ले लिया जाता था कि भाई मैंने क्राइम नहीं किया। तो अब खैर अमीरों और गरीबों के लिए भी उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन थी। मतलब कोई क्राइम का सिस्टम सही से, क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम सही से नहीं चल रहा था, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ठीक से नहीं हो रही थी। तो फिर जब इनलाइटमेंट का दौर आया, मिड ऑफ 18th सेंचुरी जब आई, तो फिर सीज़र बकेरिया अपनी रिसर्च के साथ यहाँ पे आए। तो जो पायनीर थे वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के वो थे सीज़र बकेरिया। फिर इनके फॉलोअर्स थे आगे जर्मे बेंथम एंड रोमेली। तो इस स्कूल का जो मेन बिलीफ था वो ये क्या था, वो ये था कि ये कोई जेन्युइन नहीं होता, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं होती जो इंसान को कंट्रोल करती है। इंसान सेल्फ सीकिंग है, और वो जो कुछ भी करता है वो अपनी फ्री विल से करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है। वो कैलकुलेट करता है चीज़ों को, प्रॉफिट को और लॉस को कैलकुलेट करने के बाद जिस काम में उसको प्रॉफिट नज़र आता है वो काम कर देता है। तो मतलब अगर उसे क्राइम के अंदर प्रॉफिट नज़र आता है तो वो क्राइम कर देता होता है। तो ये सेल्फ सीकिंग है, और इसके ऊपर किसी भी स्पिरिचुअल या किसी डेविल की या किसी एक्सटर्नल पावर की कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं है। ये मानना था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। तो the main belief of this school is that all men are self-seeking and therefore they attempt to commit the offense. According to this school, men possess free will
एंड एक्ट एज पर देयर प्लेयर एंड पेन। ये जो पेन एंड प्लेयर की थीरी है कि इंसान अपने पेन और प्लेयर को सामने रख के कोई भी काम करता है, इस थीरी को हेडनिज्म का नाम भी देते हैं। तो दिस थीरी फोकस्ड ऑन क्राइम only but ignored the first offender and the habitual offender, so this theory was criticized। तो इसके अंदर सिंपली क्राइम को डिस्कस किया गया था। मैं आगे इसको डिटेल से समझाता हूँ कि क्या हुआ था और फिर क्यों इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई थी, ये बात की बात है। लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझें कि ये थ्योरी क्या थी कि इंसान सेल्फ सीकिंग है, वो जो भी एक्ट करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके करता है, इसलिए उसको उसकी जो पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए क्राइम जो उसने किया है उसके बाद। जितना बड़ा क्राइम है उतनी बड़ी ही पनिशमेंट होनी चाहिए, ये मानना था, ये थ्योरी थी इसकी। सो Cesare Beccaria proposed that punishment of the crime should be proportionate to its seriousness। जितना सीरियस क्राइम उतनी सीरियस पनिशमेंट, ये इस स्कूल ऑफ थॉट का मानना था। तो Beccaria's thought was such that torture was inappropriate and thus allowed weak to incriminate and the strong would be found innocent before the education। तो मतलब कि जो गरीब लोग थे उन्हीं का ट्रायल हुआ करता था, उन्हीं की पनिशमेंट्स हुआ करती थी, और जो अमीर लोग थे वो इस सारे जस्टिस के सिस्टम से बच जाया करते थे। तो ये कोई प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं थी, मतलब क्राइम तो नहीं रुक रहा था, जस्ट टॉर्चर ही हो रहा था। तो इस चीज़ को फिर आगे जाके हम लोग स्टडी करते हैं कि इसमें फर्दर क्या क्या होता है कि द क्लासिकल स्कूल इन क्रिमिनोलॉजी इज़ यूजुअली अ रेफरेंस to the 18th century work during the Enlightenment by Cesare Beccaria and Jeremy Bentham। तो Cesare Beccaria और Jeremy Bentham ने इस क्राइम के ऊपर काम किया 18th सेंचुरी के मिड में, और फिर उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी और उन्होंने ये स्कूल ऑफ थॉट की फाउंडेशन डाली। और फिर उनका इंटरेस्ट क्या था, उनका जो इंटरेस्ट था वो ये था कि एक प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए और प्रॉपर लॉज होने चाहिए क्राइम को डील करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि इन लॉज को और इस जस्टिस सिस्टम को जो बनाना है आपने, तो अपने जहन में इस चीज़ को रख के बनाना है कि जो मैन जो है, इंसान जो है, वो एक कैलकुलेटिंग मशीन है। सो मैन इज़ अ कैलकुलेटिंग मशीन। तो इन्होंने कहा कि यही वजह है कि उसका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल बिहेवियर बनता है कि वो प्रॉफिट को देख के तो ऐसे एक्ट्स करता है कि वो इजीली चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करता है, और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन उसके सामने क्या है कि वो क्राइम करे, ठीक है जी। सो द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाज परमिस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव फ्री विल टू मेकिंग डिसीजंस एंड दैट पनिशमेंट्स कैन बी डेटर्ड फॉर क्राइम। तो अगर क्राइम को रोकना है तो फिर उनका जो क्राइम है उसको देखते हुए उन्हें पनिशमेंट की जाए ताकि उस क्राइम को डेटर किया जाए। और फिर जो पनिशमेंट कैसी होनी चाहिए, उसने कहा कि पनिशमेंट जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उस क्राइम के, और वो फिट होनी चाहिए उस क्राइम के ऊपर, मतलब जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी पनिशमेंट, ठीक है। और फिर ये पनिशमेंट उसने कहा कि ये प्रॉम्प्टली होनी चाहिए, यानी कि फ़ौरन से इंसाफ होना चाहिए, पनिशमेंट फ़ौरन से दे देनी चाहिए ताकि फर्दर लोग इसको देख के क्राइम करने से डरें, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस स्कूल ऑफ थॉट के बनने के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर काफ़ी चेंज आया। इससे पहले जस्टिस सिस्टम के अंदर फ्लॉज थे। फ्लॉज क्या थे? The system of law, its mechanisms of enforcement, the form of punishment used in the 18th century were primitive and inconsistent, ठीक है। होता क्या था कि वो जो पहले पनिशमेंट्स थी वो बड़ी सिंपल सी थी। सिंपल क्या थी कि लाइक कोई भी क्राइम किया है बस टॉर्चर कर दो बंदे को, तो ये उनके जहन में सॉल्यूशन था। प्री क्लासिकल के अंदर जब आपने देखा तो उनका कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि जो पनिशमेंट है
वो फिट होनी चाहिए क्राइम के ऊपर, क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से पनिशमेंट होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक ही पनिशमेंट हो, छोटे क्राइम के लिए छोटी पनिशमेंट हो, बड़े क्राइम के लिए बड़ी पनिशमेंट हो। ये मानना था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का। सो उस दौर में क्या था कि जो जजेस थे वो प्रोफेशनल ट्रेंड भी नहीं थे, और उनके जो डिसीजंस थे वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं थे, और फिर वो इनकॉम्पिटेंस थी उनके अंदर, उन जजेस के अंदर। वो मतलब फ़ैसले करने के काबिल नहीं थे, और इसलिए क्राइम रोकने के काबिल भी नहीं थे, और करप्ट थे वो, और उनके पॉलिटिकली मैनिपुलेट भी हुआ करते थे। तो जो फिर अगर किसी शख्स ने क्राइम किया है या नहीं किया है सॉरी, तो कन्फेशन करवाने के लिए क्या करते थे कि वो टॉर्चर करते थे शख्स को, और बड़ी क्रूल किस्म की पनिशमेंट दिया करते थे। और फिर उनसे वो ज़ाहिर है, अब आप किसी को ज़्यादा सज़ा देंगे, ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, तो उसने क्राइम नहीं भी किया तो भी मान जाएगा वो। तो ये सॉरी, ये थी उस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर वीकनेसेस, सॉरी, उस दौर के पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वीकनेसेस थी ये जो थी। और फिर इन वीकनेसेस को ओवरकम किसने किया आके? उसने सीज़र बकेरिया ने आके इसको थोड़ा सा रिफॉर्म्स की, इसके अंदर सोसाइटी को इन्फॉर्म किया कि नहीं, इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आनी चाहिए। सो इन 1764 बकेरिया पब्लिश्ड अ बुक ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट। उसकी बुक थी 1764 के अंदर आई, जिसका नाम था ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट। उसके अंदर आर्गू किया गया कि जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको आप इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएँ, ठीक है। और इसके अंदर जो किसी विक्टिम को जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको रिलीफ दिया जाए, उसको बचाया जाए नुकसान होने से। और क्योंकि अगर उसको किसी एक शख्स को कोई नुकसान पहुंचता है, ये सीज़र बकेरिया ने उस बुक के अंदर बताया कि अगर किसी एक शख्स को कोई नुकसान पहुंचता है, उसके साथ क्राइम होता है, तो वो दरअसल किसी एक शख्स के साथ नहीं हुआ है, वो पूरी सोसाइटी के साथ हुआ है, वो नुकसान पूरी सोसाइटी को पहुंचा है। तो हमने सोसाइटी को अच्छे से रन करवाना है, तो उसके अंदर हमें चाहिए कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें। सो अकॉर्डिंग टू बकेरिया, द क्राइम प्रॉब्लम कुड बी ट्रेस्ड नॉट टू बेड पीपल बट टू बैड लॉज। तो उसने कहा कि दरअसल जो क्राइम का प्रॉब्लम मैंने ट्रेस किया है, वो बुरे लोगों की वजह से नहीं है, दरअसल कानून ही ठीक नहीं बने हुए, इस वजह से लोग क्राइम करते हैं। सो अ मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड गारंटी ऑल द पीपल इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। तो उसने कहा कि एक नया जस्टिस सिस्टम बनाएं, एक मॉडर्न जस्टिस सिस्टम बनाएं, जिसके अंदर बड़ा छोटा हर किस्म का इंसान जो है उसको एक ही किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए लॉ के सामने, ठीक है। एक किस्म के लॉ सबके लिए होने चाहिए। सो बकेरियाज बुक सप्लाइड द ब्लूप्रिंट। तो उन्होंने एक ऐसा वाज़ेह तरीका पेश कर दिया जो एक एजम्पशन के पास था, एक एजम्पशन के साथ था। वो एजम्पशन क्या थी कि पीपल फ्रीली चूज़ व्हाट दे डू एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर बिहेवियर। जब उसने कहा कि जब इंसान ख़ुद ही मतलब वो फ्री होता है, उसकी फ्री विल होती है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है, तो मतलब जब उसने किया ही अपनी मर्ज़ी से, तो फिर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने चाहिए, लाइक उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को भी वो फेस करे। अगर उसने गलत किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, अगर अच्छा किया है तो जज़ा होनी चाहिए, उसको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसने गलत किया है, उसने कोई क्राइम किया है, तो फिर उसके क्राइम के मुताबिक उसको पनिशमेंट करनी चाहिए। तो ये उसका एजम्पशन था उस पूरी बुक का, जिसके ऊपर रिफॉर्म्स भी हुई उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो इसके अंदर उसने क्या किया, अपनी बुक के अंदर उसने कुछ प्रिंसिपल्स बताए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। तो उसने कहा कि लॉज शुड बी यूज्ड टू मेंटेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपस में सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, एक दूसरे के साथ डील करने के लिए लॉज होने चाहिए, ठीक है। और फिर ये लॉज कौन बनाए? लेजिस्लेटर्स बनाए, ठीक है। उसने कहा ये जजेस ना बनाएं, ये कानून जो है, लॉ जो है, उसे जजेस ना बनाएं, उसे लेजिस्लेटर्स बनाएं, ठीक है। लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? आपके अपर हाउस के अंदर, लाइक जैसे इस वक्त आप अगर लाइक पाकिस्तान में हैं तो आपका सेनेट के अंदर लॉ बनते हैं,
फिर वो असम्बली के अंदर अप्रूव होते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस में, तो वो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं, वो नुमाइंदे हैं, वो सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, वो कानून बनाते हैं। तो कानून किसने बनाना है? बकौल सीज़र बेकेरिया के। और आज तक ये सिस्टम चल रहा है कि लेजिस्लेटर्स ही अब कानून बनाते हैं। पहले लेजिस्लेटर्स कानून नहीं बनाया करते थे। पहले जो रिलीजियस हेड्स होते थे वही कानून बनाते थे, उन्हीं की डोमिनेशन होती थी, और वही अपनी मर्ज़ी से जज भी हुआ करते थे। कानून भी उन्होंने बनाया, जज भी वो हुए, सज़ा भी उन्होंने दी, और सिस्टम को बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था, क्राइम तो नहीं रुक रहा था। तो इसलिए उसने कहा कि ओनली लेजिस्लेटर्स शुड क्रिएट द लॉज। और जजेस के बारे में उसने क्या कहा? जजेस शुड इम्पोज पनिशमेंट ओनली इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। मतलब जज वही सज़ा दे सकता है जो कि लेजिस्लेटर ने किसी भी एक्ट को लेके बना के, कोई कानून बना के उसको दिया है। अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएगा जज उसके अंदर। ये सिस्टम भी उसने राइज करवाया, ये प्रिंसिपल भी दिया, आज तक चल रहा है। और पनिशमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द प्लेयर पेन प्रिंसिपल। तो उसने कहा कि जो जज पनिशमेंट देगा, और वो जो लॉ बना है वो पेन प्लेयर के जो प्रिंसिपल है उसको माइंड में रख के बनाया जाएगा, और उस हिसाब से ही सज़ा दी जाएगी। सो पनिशमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्ट, नॉट ऑन द एक्टर। ये बड़ा एक गलत पॉइंट था इसके प्रिंसिपल्स में से जो सीज़र बेक्वेरिया ने दिया, जिसको आके न्यू क्लासिकल थॉट वालों ने एड्रेस भी किया आके। तो उसने कहा कि जो पनिशमेंट है ना, वो एक्ट के ऊपर होनी चाहिए, किसी ने क्या एक्ट किया है ये ना देखा जाए कि किसने किया है। उसने कहा कि बस किसी ने भी, चाहे वज़ीर आज़म ने कर दिया, चाहे मुल्क के बादशाह ने कर दिया, चाहे किसी ने भी कोई क्राइम किया है तो पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सज़ा जो है ना वो उस बुरे एक्ट की होनी चाहिए, किसी की पर्सनैलिटी को सामने ना रखा जाए। ठीक है, तो ये उसने एक पेश किया कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या गलती थी उसे हम अगली थ्योरी के अंदर, न्यू क्लासिकल के अंदर अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसने कहा कि पनिशमेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द क्राइम। मतलब जितना बड़ा क्राइम हो उतनी बड़ी ही उसकी पनिशमेंट भी हो, और पनिशमेंट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड इफ़ेक्टिव। और जो सज़ा है वो फौरी तौर पे दी जाए और इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इस पनिशमेंट के ऊपर, ताकि सोसाइटी के अंदर क्राइम को लेके लोगों के जहनों में खौफ आए। तो ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तब तमाम सोसाइटी के मेंबरान को कानून की नज़र में बराबरी के ऊपर ट्रीट किया जाए। कैपिटल पनिशमेंट शुड बी एबॉलिश्ड। वो जो पहले लोगों का कत्ल कर दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। कैपिटल पनिशमेंट्स क्या होती हैं? जिनके अंदर किसी की बॉडी को हार्म पहुंचाया जाए, उसे मारा पीटा जाए, या उसका कत्ल कर दिया जाए, उसे फांसी दे दी जाए, या पानी में फेंक दिया जाए, आग में फेंक दी, ये सारी कैपिटल पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट्स शुड बी एबॉलिश्ड। एक और प्रिंसिपल दिया कि द यूज़ ऑफ टॉर्चर टू गेन कन्फेशन शुड बी अबॉलिश्ड। मतलब कन्फेशन के लिए आपको कोई एक सिस्टम राइज किया जाना चाहिए, ना कि आप मार पीट के किसी से कन्फेशन करवा लें, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो उसने तो मान लेना है अपने क्राइम को, जो कि नहीं भी किया उसने। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट क्राइम देन पनिश दैम। उसने कहा जी क्राइम की तरफ तवज्जो दें, ठीक है, किसी को पनिशमेंट करने की तरफ तवज्जो ना दें। इस सज़ा, इस जो आप टॉर्चर करते हैं, इसके अलावा 100 तरीके हैं क्राइम को रोकने के लिए, जिनको हम पढ़ेंगे भी आगे डिफरेंट थ्योरीज़ के अंदर। तो उसने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि बस क्राइम जिसने किया उसको आप पनिश करना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसा ना करें। क्राइम को देखें कौन सा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों के जहनों में ये चीज़ बैठ जाए कि अगर मैंने फ़लाँ एक्ट किया तो मुझे इतनी सज़ा होगी। सो these were the principles proposed by the सीज़र बेक्वेरिया। तो ये आपके हो गए प्रिंसिपल उसके। और अगली चीज़ क्या है कि इस स्कूल की अचीवमेंट्स क्या थी। आपने देखा कि पिछले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज थे उनको किस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स के ज़रिए उसने एड्रेस किया सीज़र बेक्वेरिया ने। और फिर उसके बाद इस स्कूल की जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या क्या हुई।
वो ये थी कि इट सजेस्टेड अ सब्सटेंशियल क्रिमिनल पॉलिसी, एक पॉलिसी दी इसने, क्रिमिनल पॉलिसी दी, विच वाज इजी टू एडमिनिस्टर विदाउट रिसोर्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्री पनिशमेंट्स। ठीक है, इट गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ Beccaria, who denounced the earlier concept of crime and criminals, which were based on religious fallacies and myths, and shifted emphasis on the need of concentrating on the personality of an offender in order to determine his guilt and punishment। ठीक है जी, Beccaria's views provided a background for the subsequent criminologists to come out with rationalized theory of crime causation, which eventually led the foundation of the modern criminology and penology। ठीक है, तो देखें कि यहाँ से स्टार्ट होता है इस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से कि अब लोग क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना शुरू हुए, लोग इस क्रिमिनोलॉजी की फ़ील्ड के अंदर आना शुरू हुए। यहाँ से उन्होंने क्राइम के ऊपर रिसर्च करना शुरू की और कॉजेज़ ऑफ क्राइम को एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम सजेस्ट करना शुरू किए उन्होंने। तो यहाँ से सारा सिस्टम स्टार्ट होता है, इसीलिए सीज़र बेक्केरिया को फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। और फिर यही क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं बाद में पेनोलॉजिस्ट भी बने, इन्होंने लॉ मेकिंग भी की और आपके सामने आज का जो जदीद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो सामने है। जहाँ तक इसकी खूबियों का जिक्र हमने कर लिया, तो यहाँ पे एक इसके अंदर ज़ाहिर है हर काम परफेक्ट नहीं होता और हर काम के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो इसी तरीके से ये जो क्लासिकल स्कूल था, इसके अंदर कुछ कमियां भी थीं, खामियां भी थीं, तो जिनको बाद में एड्रेस किया गया। तो वो क्या थी कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल स्कूल टू द डेवलपमेंट ऑफ रैशनलाइज्ड क्रिमिनोलॉजिकल थिंकिंग वाज बाय नो मींस लेस इम्पॉर्टेंट, बट इट हैड इट्स ओन pitfalls। The classical school proceeded on an abstract presumption of free will। मतलब क्लासिकल स्कूल का जो एजम्पशन थी वो बस यही थी कि बस इंसान फ्री विल से काम करता है। एक हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान वाकई ही फ्री विल से काम करता है, लेकिन उनका क्या कि जिनका मेंटल ग्रोथ ही नहीं हुई है, जिनकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ ही नहीं हुई है, उनका क्या, और उनका क्या जिनको पता ही नहीं है कि मैं ये जो एक्ट कर रहा हूँ, मैं ये क्राइम कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्राइम होगा। तो ये चीज़ सीज़र बेक्केरिया भूल गया। ठीक है, सो द क्लासिकल स्कूल प्रोसीडेड ऑन द एब्स्ट्रैक्ट प्रिजम्पशन ऑफ फ्री विल एंड रिलाइड सोलली ऑन द एक्ट क्राइम। तो इसका फोकस क्या रहा, एक तो फ्री विल और दूसरा क्राइम। इससे आगे उसकी सोच गई नहीं। ठीक है, सो विदाउट डिवोटिंग एनी अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द क्रिमिनल। मतलब ये नहीं उसने सोचा, इस साइड पे उसका ध्यान नहीं गया कि भाई किसी क्रिमिनल ने अगर कोई क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उस वक़्त उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था वो एक्ट करते हुए, ये भी तो देखना था ना। क्या पता कोई शख्स इतना मजबूर हो गया हो उस वक़्त, उन लम्हात में जिस टाइम उसने क्राइम किया, कि वो उसके पास कोई और चारा ही नहीं था। क्या पता किसी ने सेल्फ़ डिफेंस में किसी का मर्डर कर दिया हो। ठीक है, क्या पता कोई शख्स अपनी जहनी कैफियत में नहीं था, वो उसकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई थी, या कोई डिज़ीज़ थी उसको, या कि अब देखें क्या पता एक शख्स ने पहली दफ़ा क्राइम किया है और एक हार्डेंड क्रिमिनल है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी उसने इग्नोर किया। सो इट erred in prescribing equal punishment for same offense, thus making no distinction between first offender and habitual criminal। ठीक है, तो क्या है कि इस स्कूल ऑफ थॉट ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि एक फ़र्स्ट ऑफेंडर है जिसको नहीं है आइडिया कि मैंने क्राइम किया है, हो सकता है वो किसी भी अच्छे ट्रीटमेंट के साथ करने के बाद वो शख्स, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए तो वो क्राइम आइंदा से ना करे उसको भी, और जो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है जो बार बार रिपीटेडली क्राइम्स करता है, उन दोनों की पनिशमेंट अगर एक ही है तो फिर ये इंसाफ नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये कमी थी इस थ्योरी के अंदर, इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर।
तो होपफुली आपको इसके शॉर्टकमिंग्स भी समझ आ गई होंगी। तो अब जो ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, इसका फिर इन ये जो मैंने आपको इनकी वीकनेसेस बताई हैं, इन वीकनेसेस को लेके एक इसी स्कूल का ना एक अपग्रेडेड वर्जन आया जिसका नाम था न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने ये सारी जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी इनको मुकम्मल करने की कोशिश की। ठीक है, तो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर क्या हुआ कि द न्यू क्लासिकल क्रिमिनोलॉजी फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट्स, ड्यू प्रोसेस, ऑल्टरनेटिव सेंटेंसिंग एंड लीगल राइट्स। ठीक है, तो ये अपग्रेडेड वर्जन था क्लासिकल स्कूल का। इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था कि भाई किसी को ठीक है, हम इस बात को तो मानते हैं इंसान अपनी फ्री विल से काम करता, मानते हैं। उन्होंने कहा हम ये भी मानते हैं कि पनिशमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए क्राइम के, लेकिन जब आप ट्रायल कर रहे हैं, जब आप फैसला कर रहे हैं पनिशमेंट देने से पहले, आपको चाहिए कि आप फोकस करें, अंडरस्टैंड करें कि भाई फैक्ट्स क्या थे उस क्राइम के पीछे, जो शख्स ने क्राइम किया उसके पीछे फैक्ट्स क्या थे, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उस ऑफेंडर का, उस क्रिमिनल का जिसने वो क्राइम किया है, उसकी मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे जिस टाइम पे उसने क्राइम किया। तो उसने कहा कि कोई भी पनिशमेंट देते वक्त इन सब चीज़ों को माइंड में रख के फिर इसके हिसाब से पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और जो लॉज बने उन लॉज के अंदर भी इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। फिर इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये जो फैक्ट्स थे, सर्कमस्टेंसेस थे, मेंटल स्टेट ऑफ ऑफेंडर है, इस सब को लेके न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वालों ने क्या किया, उन्होंने जो क्रिमिनल्स थे, जो ऑफेंडर्स थे, उनको कैटेगराइज किया। ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन किस तरह से थी? फर्स्ट ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, माइनर ऑफेंडर, इनसेन ऑफेंडर और इडियट ऑफेंडर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये आप इस कैटेगरीज में डिवाइड करें, और फर्स्ट ऑफेंडर को अगर सज़ा देनी है तो उसकी कैटेगरी के लिए एक अलग से सज़ा रखें, हैबिचुअल के लिए अलग सज़ा रखें, क्राइम के हिसाब से रखें बेशक। ठीक है, लेकिन ये देखें कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, उसकी मेंटल स्टेट क्या है। माइनर ऑफेंडर, अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया है तो फिर उसको उस तरीके से ट्राइट करें, और आप ये देखें कि ये इस एक पॉइंट के ऊपर, इस क्लासिफिकेशन के ऊपर पूरा एक नया एक और जस्टिस सिस्टम बना जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जो बच्चों को प्रोवाइड करता है जस्टिस। ठीक है, फिर इंसेन ऑफेंडर्स के बारे में ज़िक्र किया, फिर इडियट ऑफेंडर्स के बारे में ज़िक्र किया। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड एज़ पर कैटेगरी ऑफ ऑफेंडर। सो दिस स्कूल वाज नॉट फोकस्ड ऑन द अब क्या हुआ कि पनिशमेंट, अब इस देखें इस स्कूल के अंदर भी कहीं ना कहीं देखें रिसर्च होती ही इसलिए है कि किसी ने पीछे रिसर्च की हो, या न्यू स्कूल्स बनते ही किस लिए हैं, नए थॉट्स आते ही इसलिए हैं कि जो पीछे, क्योंकि देखें ये सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी का। ठीक है, तो सोसाइटी ने एवॉल्व होना है, जब से सोसाइटी ने एवॉल्व होना है तो फिर नई थीरीज़ बननी ही हैं, क्योंकि वो हर नए सिस्टम के हिसाब से होंगी। तो इसी तरह से इस स्कूल ऑफ, यानी कि न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसने एड्रेस किया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की वीकनेसेस को, तो इसके अंदर भी एक वीकनेस रह गई कि उसने ये तो बताया कि भाई फर्स्ट ऑफेंडर का कॉन्सेप्ट तो दिया, हैबिचुअल ऑफेंडर का कॉन्सेप्ट भी दिया, उसने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के हवाले से ही बात की, लेकिन वो एक बात करना भूल गया कि भाई फिर अगर ये फर्स्ट ऑफेंडर है, माइनर ऑफेंडर है, इनसेन ऑफेंडर है, तो इसका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इनका, कि या सिर्फ पनिशमेंट ही। उन्होंने कहा कि पनिशमेंट ही दी जाए। हालांकि एक बंदा जब वो मतलब इनसेन है, इडियट है, माइनर है, तो फिर उसको किस चीज़ की पनिशमेंट देनी है आपने? उसको तो फिर उसकी रिहैबिलिटेशन करनी होगी ना आपने। ये कॉन्सेप्ट वो नहीं दे सके इसके अंदर, तो ये उनकी वीकनेस थी। फिर इस वीकनेस को आगे आके और स्कूल ऑफ थॉट्स आए, उन्होंने दूर किया। सो in criminology, the neoclassical school continues the tradition of the classical school, क्योंकि ये upgraded version था, within the framework of right realism. Hence the utilitarianism of Jeremy Bentham and Caesar Beccaria remains a relevant social philosophy in policy term for using punishment as a deterrent
through law enforcement and the court and imprisonment. तो क्या था कि the free will theory of classical school did not survive for long. तो क्या हुआ कि वो जो फ्री विल की थ्योरी थी सीजर बकेरिया ने जो दी, वो इस स्कूल के आने के बाद ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकी और वो अपग्रेड हो गई न्यू क्लासिकल थॉट्स के हिसाब से. सो इट वाज सून रियलाइज्ड दैट द एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल स्कूल faltered in their approach in ignoring the individual differences under certain situations and treating first offender and the habitual alike on the basis of similarity of act of crime. मैं भी आपको समझाया है सारा थोड़ी देर पहले. तो the neoclassicist asserted the certain categories of offenders such as minors, idiots, insane or incompetent had to be treated लीनियंटली. तो मतलब न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने कहा जो माइनर्स थे, इडियट्स थे, इंसेन थे, उनको भी पनिशमेंट होनी चाहिए बट लीनियंट पनिशमेंट होनी चाहिए. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था. बजाय रिहैबिलिटेशन के उनका इनको भी पनिशमेंट होनी चाहिए लेकिन उसकी ग्रेविटी कम होनी चाहिए. ठीक है. तो इस वजह से इसके अंदर कुछ डिमेरिट्स थे इसके अंदर. तो क्लासिकल थ्योरी और नए क्लासिकल थ्योरी पनिशमेंट की बेसिस पे थोड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि क्लासिकल थ्योरी ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डेटर द पीपल फ्रॉम द क्राइम एंड शुड बी हार्शर दैन द क्रिमिनल अगेन. तो मतलब जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए क्रिमिनल्स के साथ वो हार्शर होना चाहिए. ठीक है. और फ़ौरन से होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जबकि न्यू क्लासिकल ने कहा कि क्राइम कमिटेड बाय अ लेस रिस्पॉन्सिबल रैशनल being is less guided by reason and is therefore worthy for same reduction in punishment. तो उनकी पनिशमेंट ज़रा डिफरेंट होनी चाहिए, ये मानना था किसका, ये न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का. होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो the main tenets of new classical school of criminology can be summarized as follows. Neoclassics represent a reaction against the severity of classical view of equal punishment of the same offense. ठीक है. वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि एक वो ये तो मानते थे कि ठीक है कि हर पनिशमेंट की सज़ा उस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्रिमिनल के ऊपर भी गौर किया जाए. उनका कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने जस्ट क्राइम को फोकस किया है, क्रिमिनल को फोकस नहीं किया. तो इनका फोकस जो था वो क्राइम के साथ साथ क्रिमिनल का भी था. ठीक है. वो दोनों पे फोकस करते थे न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले. सो न्यू क्लासिक्स वर द फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिंग आउट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट ऑफेंडर एंड रेसिडिविस्ट. रेसिडिविज्म क्या होती है, रेसिडिविस्ट क्या होते हैं, वो जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं उनको रेसिडिविस्ट कहते होते हैं. तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट था जो न्यू क्लासिस्ट लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट ऑफेंडर और रेसिडिविस्ट का फ़र्क बताया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को. सो थस although the act or the crime still remain the sole determining factor for adjudging criminality without any regard to the intent, yet the neoclassical school focused on the least some attention on mental causation indirectly. ठीक है जी. तो इस स्कूल ऑफ थॉट का जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि आपने इंटेलिजेंस लेवल को भी जहन में रखना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी जहन में रखना है जब भी उस क्रिमिनल की जिसने क्राइम किया है. तो ये आपके इसके मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं. ये सब कुछ मैं आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको समझा दिए हैं साथ साथ. तो आप इन्हें ये आपने जब अगर लाइक न्यू क्लासिकल या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का 20 मार्क्स का पेपर आ जाता है आपको, तो आपका मैंने पूरा पेपर इसके अंदर तैयार कर दिया है. ये जो कुछ मैंने आपको ये यहाँ लिखा है ये सारे का सारा मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया. आप जैसे इसको पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. ये सारे जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. आप इन्हें पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन ऑप्ट करने के लिए काफ़ी मटेरियल मिल जाए.
तो होपफुली आपको यहाँ तक इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आप वीडियो पॉज करके आप इसको सारे को देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, इसमें कोई वीकनेसेस हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट मज़ीद समझना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझे समझ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।